स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग हिंदी व्याकरण के हर एक हिस्से को देखेंगे और देखने के साथ साथ ही इसके नोट्स भी बनाते चलेंगे। यह सीरीज उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 8 से पढ़ रहे हैं। कक्षा 8, कक्षा 7, कक्षा 6 जो भी विद्यार्थी हैं जिन्हें हिंदी व्याकरण में रुचि है वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हिंदी व्याकरण बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। उन सब एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं और जो कुछ भी मुझसे सीखना चाहें वह सीख सकते हैं। यदि पढ़ाने के दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पहले से क्षमा मांग लेते हैं हम आपसे, और आप मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझे कभी भी सुधार सकते हैं। आइए सर, बात करते हैं भाषा की, बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। व्याकरण से पहले भाषा। भाषा एक छोटा बच्चा जिस भाषा को बोलता है उसमें किसी प्रकार का व्याकरण नहीं होता। वह क्या सही क्या गलत बोल रहा है उसके भाव को समझना उसके माता पिता का धर्म होता है। कभी कोई बच्चा पानी को मम्पी कहता है तो कभी पम्मी कहता है तो कभी पानी कहता है, कभी मम्मम कहता है। ये सुनने वाले लोग हैं या ये वो लोग जो उसके साथ रहते हैं, ये उनकी समझ पर डिपेंड करता है कि वह उसकी भाषा को समझ सकती है कि नहीं। और भाषा के कई रूप हैं। भाषा आप बिना बोले भी अपनी भावनाओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का नाम देते हैं। भाषा क्या है? किसी ने अगर प्रश्न पूछ दिया भाषा क्या है, सर भाषा हमारी भावनाओं के संप्रेषण का माध्यम भर है। यह माध्यम लिखित रूप में हो सकता है, यह माध्यम कथित रूप में हो सकता है, यह माध्यम इशारे में भी हो सकता है। भाषा का काम केवल और केवल हमारी अपनी भावना को दूसरे तक पहुंचाना, सफलतापूर्वक पहुंचाना। हमारी अपनी भावना सफलतापूर्वक यदि दूसरे तक पहुंचती है तो इसे ही भाषा कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, भाषा में जब ध्वनि का समावेश होता है तब जन्म लेता है वर्ण। भाषा की सबसे लघुतम, भाषा की जो सबसे सरल और भाषा की जो सबसे प्रचलित रूप हमारे सामने है भाषा का, वह है ध्वनि। आज हम बिना बोले एक दूसरे की बातों को समझने में असमर्थ हैं, लेकिन जिनसे हमारा दिल मिल जाता है उनसे बिना बोले भी आंखों ही आंखों में कई सारी बातें हो सकती हैं और हमारी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंच सकती हैं। उस हिस्से को छोड़ दिया जाए और आया जाए ध्वनि में, तो ध्वनि की सबसे लघुतम इकाई वर्ण होती है और आज हम उसी वर्ण का परिचय प्राप्त करेंगे जिस वर्ण से हमारे शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्य से हमारे बड़े बड़े साहित्य लिखे जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर से एक बार जानिए, आज हम लोग वर्ण पढ़ने वाले हैं जिस वर्ण के बारे में हम लोग बचपन से जानते आए। बड़ा आसान सा टॉपिक है, बड़ा साधारण सा टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न के तौर पर इसे पढ़ाया जा रहा है। हमारे सिलेबस में जो है हम उसे पढ़ा रहे हैं। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा ज्ञान मेरे पास है नहीं, जितना सा है उतना सा आपको देने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं भाषा का रूप। भाषा सर क्या है? व्हाट इज भाषा? लैंग्वेज क्या है? सर भाषा संवाद या संवेदना को प्रेषित करने का माध्यम है। प्रेषित करने का। भाषा का प्रयोग इस समय यदि हम अपनी आवाज को बंद कर दें और इस बोर्ड पर लिखते चले जाएं जो भी हम बोलना चाहते हैं
और आप उसे पढ़ते चले जा रहे हैं तो ये भी एक भाषा का रूप है। इस भाषा के रूप में हमारे पास जो इस समय आज जो हम पढ़ने बैठे हैं उसको पढ़ने बैठे हैं ध्वनि को, कि ध्वनि क्या है। ध्वनि जो हमारी वाग इंद्रियों से निकलती है, वाग इंद्रियों से, वाग इंद्रियों में जो कंपन होता है और जिस कंपन के द्वारा जिस ऊर्जा का निर्माण होता है उसे ध्वनि कहते हैं। वाग इंद्रियां हमारे पास कंठ है, मुर्दा है, तालु है, जीभ है, ये सब वाग इंद्रियां हैं। वाग इंद्रियां, वाक जोड़ इंद्रियां, ऐसी इंद्रियां जिनसे ध्वनि का उच्चारण हो। उस ध्वनि के सबसे छोटे हिस्से को वर्ण कहते हैं। और हमारे पास हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण हैं, ऐसा हम जानते हैं। वर्ण क्या है? किसी ने बोल दिया वर्ण क्या है? सर, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और क्या है वर्ण? वर्ण अगर किसी ने परिभाषा दी, सर वर्ण वह चित्र है जिससे हम अपनी ध्वनि को दिखाते हैं। क बोला हमने, क, और हम इसको क लिख रहे हैं। यह क्या है? ये हमारा चित्र है सर, कंठ से निकली हुई ध्वनि का। कंठ से हम जितनी तरह की ध्वनि निकाल सकते हैं उसमें क, ख, ग, घ, अंग, ये सब कंठ से निकली हुई ध्वनियां हैं। कंठ से निकली हुई ध्वनियां, इनका चित्र है यह, इसी चित्र का नाम है वर्ण। ये जो हम पढ़ते हैं, गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, बिलैया का पुछड़ी, हो गया क। ये जो पढ़ते हैं ये क्या है? ये चित्र बनाने की कला है। हमारे गले से निकली ध्वनि का चित्र बनाने की कला है। भाषा को तो हम बिना बोले भी संप्रेषित कर सकते हैं। हमारे एक बहुत बड़े हिंदी के कवि हैं बिहारी जी ने, उन्होंने लिखा है भाषा को संप्रेषित करने के लिए अगर हम अपनी आवाज नहीं निकालें तो भी हम कितना बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। देखिए, कहते हैं कहत। कहत यहां शब्द का अर्थ है इशारा किया। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को इशारा किया। देखिएगा देखिएगा ये क्या कहते हैं? कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन हुई सब बात। कहते हैं कि प्रेमी ने प्रेमिका को इशारा किया। कहत, नटत, नटत, नटत का अर्थ है प्रेमिका ने मना किया। रीझत, प्रेमिका के मना करने की अदा पर प्रेमी रीझ रहा है और उसके रीझने पर प्रेमिका खींच रही है कि कैसा बेवकूफ़ है, कैसा बुड़बक आदमी है, हम मना कर रहे हैं तो मेरी इस मना करने की अदा पर भी यह रीझ रहा है। और एक आवाज नहीं निकल रहा उस पूरे भवन में, उस पूरी भीड़ में। रीझत खिजत, खींच रही है, खींच रही है, प्रेमिका खींच रही है, गुस्सा रही है। मिलत खिलत, और खींचने के दौरान आंख से आंख मिलते हैं, प्रेमी और प्रेमिका के आंख से आंख मिलते हैं कि मेरी इस अदा पर यह खींच रही है, मिलते हैं और मिलने के कारण प्रेमी खिलता है। आहा, मेरी भावनाएं उस तक पहुंच रही है। और जैसे ही यह खिलता हुआ चेहरा प्रेमिका देखती है कि उसे लाज आ जाती है, लजियात। इतना घटना हो गया, इतनी सारी घटना हो गई। एक ने अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई, दूसरे ने उस बात को अस्वीकार किया,
इस अस्वीकार करने की अदा पर भी यह आदमी रीझ गया, इसके रीझने पर भी वह खींच गई और इस दौरान दोनों का मिलन भी हुआ और दोनों लजा भी रहे हैं, खिल भी रहे हैं भरे भवन में। भरे भवन में, भवन का भवन, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, आंखें ही सब बात कर रही हैं। यहां तो किसी व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ी, इसी का नाम भाषा है, इसी का नाम भाषा है। आप अपनी भावनाएं किसी तक पहुंचा दिए, इसी का नाम भाषा है। यही कारण है कि जब आप में से कई विद्यार्थी फोन करके पूछते हैं सर आज आप पढ़ाएगा, तो हमको बुरा नहीं लगता, आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंच गई। क्या आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि सर आज आप पढ़ाइएगा? लेकिन जब हम छात्र हैं तो हमें व्याकरण का इतना ज्ञान होना चाहिए कि अपने से बड़े लोगों से किस प्रकार हमें बात करनी है। ऐसी स्थिति में जब हम बड़ों से बात करने की कला पर पहुंचते हैं तो हमारे सामने सबसे अच्छा उपाय आता है ध्वनि का, और ध्वनि में होते हैं वर्ण। इसके छोटे के टुकड़े को वर्ण कहते हैं। वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 हैं, व्यंजन वर्ण 33 हैं। टोटल 44 हो रहा है। सर आपने तो बोला था हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ये 44 क्यों? आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है 52 वर्ण होते हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर बोल देते हैं, अगर आपसे कभी ऑप्शन में यह पूछ दिया गया कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं और वहां ऑप्शन में 52 नहीं है, ऑप्शन में 43 है, ऑप्शन में 44 है, ऑप्शन में 46 है, ऑप्शन में 48 है, तो आप 46 पर टिक मारेंगे और 48 की जगह पर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो भी आप 46 पर ही टिक मारेंगे। मेरे अनुसार ये सही होगा। ठीक है, अभी ये क्यों है, इसके लिए आइए देखते हैं ये क्यों है। आइए सर वर्ण के बारे में जानकारी लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि आप इसके नोट्स को बना सकें, अन्यथा ये हमारे अपने एप्लीकेशन पर PDF के फॉर्म में इसी वीडियो के साथ अटैच्ड मिलेगा, आप वहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। आइए देखिए वर्ण के बारे में जानिए। वर्ण क्या है? वर्ण है क्या? सर वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं होता, जिसके टुकड़े नहीं की जा सकते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा पहले देखिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। हम पहले लाइक सब्सक्राइब नहीं करने बोलते, वीडियो देखिए, धैर्य से देखिए। ये पढ़ाई है, ये कोई नाच गाना नहीं है जो 1 मिनट में आपने देखा, आपका बहुत बड़ा मनोरंजन हुआ और आप बहुत खुश हो गए, आपने लाइक कर दिया। ये पढ़ाई है, ये धीरे धीरे आती है, इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं होता, यानी हम जिस ध्वनि को टुकड़ों में नहीं बांट सकते उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, लेकिन अगर देखिएगा तो स्वर वर्णों की संख्या 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33, 44। याद रखिएगा हमारे पास 44 वर्ण आ चुके हैं, बाकी बचे 8, उनको देखना है कि वो 8 हैं कहाँ। वर्ण तो 2 ही प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या 11 है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, कुल 44 वर्ण है। आइए देखिए क्या है स्वर वर्ण। किसे कहते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ और औ, ये अनुस्वार न है। ठीक है, औ, इतने को स्वर वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है स्वर वर्ण? क्योंकि इनके उच्चारण में हम किसी का सहारा नहीं लेते,
किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेते। ये मूल ध्वनि है, इनके उच्चारण में हम किसी और ध्वनि का कोई सहारा नहीं लेते, इसीलिए इनको स्वर वर्ण कहा जाता है। अब स्वर वर्ण में ही एक स्टेप ऊपर ए, ए, ओ और औ को संयुक्त या संध्य स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ए, ओ और औ इनके उच्चारण में, इनके निर्माण में दो स्वर वर्णों का मेल है। आ और हर्षई दीर्घई मिलकर ए बनता है। औ आ हर्षऊ दीर्घऊ के साथ मिलकर ओ बनाते हैं। औ आ ए के साथ मिलकर ऐ बनाते हैं और ओ आ ओ के साथ मिलकर औ बनाते हैं। ये बात है, इसको कहते हैं, चूंकि इनका निर्माण दो वर्णों से मिलकर हुआ, इसलिए इन स्वर वर्णों को संयुक्त या संध्य स्वर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहां उठ सकता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? आंसर 11। इनमें से कौन संयुक्त या संध्य स्वर है? तो ये 5 ऑप्शन में से, जो भी 4 ऑप्शन में से जो भी रहेगा आपके पास, वो संयुक्त या संध्य स्वर होंगे। अब इनको संयुक्त या संध्य स्वर क्यों कहते हैं, जो कि आपसे नहीं पूछेंगे, कभी नहीं, कोई नहीं पूछेगा, इसलिए, लेकिन जानकारी जाननी चाहिए कि सर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमें दो वर्णों का सहारा लेना पड़ता है। आइए, दूसरा जो वर्ण का कैटेगरी है वह है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण 33 है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण रुक रुक कर होता है, नहीं रुक रुक कर सकते हैं, याद रख सकते हैं तो याद रखिए। अपना पुराना वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना, वादा तो निभाया, वही पुराना जो प्राचीन युग से परिभाषा चली आ रही है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे मौ बोलना है तो मौ बोले, तो इसमें मौ हलंत और औ छुपा है, बिना औ के मौ नहीं बोला जा सकता, बिना औ के मौ नहीं बोला जा सकता है। बिना औ के घ का उच्चारण नहीं हो सकता है, बिना अ के किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। आप कोई भी व्यंजन वर्ण ले लीजिए, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण क्या है सर? व्यंजन वर्ण वे वर्ण है जिनका उच्चारण रुक रुक कर होता है या जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, ठीक है। अब व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण 3 भागों में बांटे गए, देख लीजिए एक बार फिर से। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक है। ये 3 भाग में बांटा गया है। क्यों? उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण जो होता है वह होता है विभिन्न वागिंद्रियों के द्वारा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि। ये जो वागिंद्रियां हैं, वागिंद्रियां क्या? वाक जोड़ इंद्रियां, यानी ऐसी इंद्रियां जिनकी सहायता से हम उच्चारण करते हैं, उनके स्थान के आधार पर ये इन सब चीज से स्पर्श करके हमारा उच्चारण होता है। ये वर्ण विभिन्न वागिंद्रियों से स्पर्श के कारण उच्चारित होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए सर, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन सब व्यंजन है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये सब स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि इन सब के उच्चारण में हम किसी न किसी वागिंद्री के संपर्क में आते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अगर हमें अंतस्थ से पहले ऊष्म को जानना चाहिए। ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है, जैसे श, श, स और ह। यही 4 गो हमारे पास ऊष्म व्यंजन है। बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन है?
इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन है? तो ये 4 आपके पास ऊष्म व्यंजन आते हैं सर। और ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के बीच में जो है वह कौन कौन सा है? य, र, ल और व। इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वर्ण कौन कौन से? श, श, स और ह। स्पर्श अंतस्थ कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ये 4 अंतस्थ हैं, ये 4 ऊष्म हैं। इसके बाद जो बच गए वो सब के सब स्पर्श व्यंजन है। आप गिनती कर लीजिए सर, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 4, 29, 4, 33। यही 33 व्यंजन वर्ण है। ये ड और अढ़ चूंकि बदला हुआ रूप है, इसलिए इसे व्यंजन वर्ण अड़ो और अढ़ व्यंजन वर्ण की गिनती में किसी तरह शामिल है। तो यहां 33 प्लस 11 स्वर वर्ण 44 प्लस ये 2 वर्ण 46 हो गए। लेकिन अब भी हम 52 तक नहीं पहुंचे हैं। क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्योंकि हमारे पास 2 अयोगवाह वर्ण हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इनको अयोगवाह कहते हैं। इनको न स्वर कहते हैं न व्यंजन कहते हैं। इनको कौन सा वर्ण कहते हैं? अयोगवाह। तो ये 2 वर्ण आ गए आपके, तो हो गई आपकी संख्या 48। अभी भी आपके 4 मिसिंग हैं और वो चारों हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इन चारों को मिला दीजिएगा तो आपके हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होंगे। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात फिर जानिए, आप बहुत लकी हैं कि आपने भारत में जन्म लिया है और हिंदी आपकी अपनी मातृभाषा है। हिंदी वह भाषा है जिस भाषा में मनुष्य जितनी ध्वनि निकालता है उसके लिए विशेष चित्र है। जितनी ध्वनि वह निकाल सकता है उनके लिए विशेष चित्रों का इंतजाम किया गया है। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, उस लिपि में ये सब वर्ण आ रहे हैं, उसी लिपि में लिखे गए हैं। हम बहुत लकी हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतने प्रकार के वर्ण पढ़ने के लिए मिला। हमारी भाषा बहुत अच्छी है, मातृभाषा। इसके बाद हमारे पास अब वर्ण में है क्या सर, कि वर्ण इतने सारे ही हैं। अब किसी वर्ण को बोलने में घर्षण ज्यादा है तो उसको बोल दिए ऊष्म व्यंजन। घर्षण ज्यादा, घर्षण होने से हमारे पास ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, इसलिए हम इसको बोले ऊष्म व्यंजन। जो भैया स्पर्श यानी हमारी जितनी भी वागिंद्रियों के छूने से, जैसे ट बोले तो हमारी जीभ हमारी ऊपरी तालू से टकराई। कभी कोशिश कीजिएगा जीभ को पकड़ के बाहर निकाल लें और तब बोले ट। मौ बोले लेकिन दोनों होठ नहीं सटे, करते रह जाएं, कभी भी मौ का उच्चारण आप नहीं कर सकिएगा। तो विभिन्न वागिंद्रियां जब एक दूसरे से स्पर्श करती हैं तब जो हमारे पास ध्वनि आती है वह स्पर्श व्यंजन है। और य हो, र हो, ल हो और व हो, र के उच्चारण में भी हमारा स्पर्श हो रहा है लेकिन घर्षण नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया अंतस्थ। ल के उच्चारण में भी स्पर्श हो रहा है लेकिन घर्षण नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया अंतस्थ। लेकिन जब हम तालब, आप बोलने का नहीं बोलते हैं, आप शलजम को सलजमे बोलते हैं, श करके उच्चारण नहीं करते, ये आपका अपना मैटर है। लेकिन अगर आप इसको उच्चारित करने का प्रयास कीजिएगा तो श के उच्चारण में हमेशा हर बार आपको जीभ को मोड़ना होगा और हवा को तेजी से निकलना होगा, तभी आप ऊष्म व्यंजन का उच्चारण सही कर सकते हैं। आइए सर, अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, यानी हमारे पास सर क्या क्या मिला हमें मिला सर, हमारे जो वर्ण हैं
वर्णों की कुल संख्या सर है तो वैसे 52, लेकिन देखिए सर हम भी आपको बोलते हैं, हालांकि अभी स्वर वर्ण का हमने आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखाया, ह्रस्व द्वर दीर्घ और ये सब में प्लुत में, अभी वो भी दिखाना बाकी है। स्वर और व्यंजन ये दो तरह के वर्ण होते हैं सर। स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। इनके अलावा तीसरा वर्ण होता है, वह होता है अयोगवाह। इसमें दो आते हैं, कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में ही चंद्रमा भी आ जाते हैं, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, ऐसे वाले चंद्रमा भी आ जाते हैं, और विसर्ग भी आता है। ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। ये कंपटीशन लेवल में आपसे पूछा जाएगा, जब कभी भी आप स्टेट, बिहार सीटीएट, जो भी आप एसएससी वगैरह कहीं भी कोई भी पूछ सकता है। भाषा की बात है, कभी भी पूछी जा सकती है। व्यंजन वर्ण 33 है, कौन कौन से सर? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ऊष्म ये 3 व्यंजन वर्ण हैं, जिनमें अंतस्थ भी 4 हैं और ऊष्म भी 4, तो 4 4 8, 33 में 8 गया तो बचा 25। 25 हमारे पास स्पर्श वर्ण हैं, जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। क से शुरू हुआ तो क वर्ग हो गया, च से शुरू हुआ तो च वर्ग हो गया, ट से शुरू हुआ तो ट वर्ग हो गया, त से शुरू हो गया तो त वर्ग हो गया। ये हमारे पास विभिन्न प्रकार के वर्ण हैं। प से शुरू हुआ तो प वर्ग हो गया। 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण हैं और 5-5 वर्ण हैं, इसलिए हमारे स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 है। 25, 8, 33। अंतस्थ है य, र, ल और व। ऊष्म है तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और ह। ये 4 ऊष्म हैं, ये 4 अंतस्थ हैं, ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है, अयोगवाह 2 हैं। इनके अलावा हमारे पास बचते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। कुल मिलाकर हमारे पास 52 वर्ण हो गए सर। ठीक है, ये हमने जाना। आइए सर, अब व्यंजन वर्ण में हम लोग कुछ और भी जानते हैं। क्या जानेंगे? व्यंजन वर्ण में जानेंगे सर कि जब हम उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से या काकल के आधार पर वर्णों के 2 प्रकार हैं। काकल ने होकर यहां पर काल होगा, काल के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में जो समय लगता है किसी वर्ण को, और ये बहुत बड़ी बात है कि की बोलना है तो जल्दी बोलना है और की बोलना है तो देर से बोलना है, और दोनों में बहुत अंतर है कि अगर हम राम की पुस्तक बोल रहे हैं तो की उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा, और उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें बुला लें, तो यहाँ की के उच्चारण में कम समय लगेगा। और उच्चारण में अगर कम समय लगा तो हर्षईकार होगा, उच्चारण में अगर ज़्यादा समय लगा तो दीर्घईकार होगा, और उच्चारण में अगर हवा निकली ज़्यादा तो कैसा वर्ण का उच्चारण होगा? ये है ध्वनि, क्योंकि सब ये है वर्ण, और ये वर्ण खेल है ध्वनि का, और ध्वनि विभिन्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। आवाज में उतार और आवाज में चढ़ाव और उतार लाने से आपका कंसंट्रेशन लेवल बदलता है। एक सुर में बोलते चले जाएंगे, आपका भी ध्यान इधर उधर इधर उधर इधर उधर होगा, लेकिन जहाँ सा उतार चढ़ाव लेकर आ जाएंगे, आप फिर से हमारी वीडियो की तरफ आकर्षित हो जाइएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इतना चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। एक कहते हैं अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है, सामान्य मात्रा। अब ये अल्प प्राण, वही बात है माय डियर स्टूडेंट्स, बार बार बोलेंगे, वही बात है, वही आपके साथ पढ़ने वाला रवि है। आपके साथ है तो आप उसको रविया बोल रहे हैं,
ऑफिस में वो डीएम है तो उसको सब रवि बाबू बोल रहे हैं, और वही अपने ससुराल गया है तो रवि जी बोल रहे हैं, और वही अपने गांव में भ्रमण कर रहा है तो उसे कलेक्टर साहेब बोल रहे हैं। वर्ण वही है, लेकिन वर्ण का अगर हम प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो अलग अलग हो सकता है। जैसे में अल्प प्राण है कि ऐसा वर्ण जिसको बोलने में हमें कम ऊर्जा, कम हवा निकले, उनकी संख्या कुल 31 है। कुल 31 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? हर एक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, हर एक वर्ग, ये 5 वर्ग हैं सर, ये 5 वर्ग। देखिए यहां समझिए, ये आपके सामने 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों में जो पहला वर्ण है, जो तीसरा है क ख ग, और जो 5वां है पंचम अंगों, क ग अंगों, च ज य, ट ड ण, त द न, प ब म, इन तीनों को हाँ हाँ स्पर्श व्यंजन तो कहते ही हैं, साथ में इनको अल्प प्राण भी कहते हैं, अल्प प्राण वर्ण भी कहते हैं। ये आपका रवैया तो है, ये है, लेकिन ये ऑफिस में है तो इसको कलेक्टर साहिब कह रहे हैं। ये आपके स्पर्श व्यंजन तो हैं ही, लेकिन इनको अल्प प्राण वर्ण भी कहा जाता है। और बिहार बोर्ड में क्लास 10th में कई बार पूछा गया है कि इनमें से अल्प प्राण कौन है। तो जितने भी वर्ण हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम, हर एक वर्ग का 3 वर्ण, प्रथम, तृतीय और पंचम, यही इन्हें कि कोई भी प्रथम, तृतीय और पंचम, तो 15 वर्ण वर्ग से आए। ठीक है सर। जितने भी स्वर वर्ण हैं ये 11 वहां से आए, और अनुस्वार एक वहां से आया, और जितने भी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन? य, र, ल और व, 4 वहां से आया, तो उनको कहते हैं अल्प प्राण। स्वर और व्यंजन तो ये कहला ही रहे हैं। अल्प प्राण कौन है? सर जितने भी स्वर वर्ण हैं सब अल्प प्राण हैं। य, र, ल, व अल्प प्राण है। अनुस्वार अल्प प्राण, ये सब कौन? कलेक्टर है, कलेक्टर साहब हो गए, मान लिया जाए। और जितने भी वर्ण हैं उन सब के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कहलाते हैं हमारे अल्प प्राण। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है महाप्राण। अगर हमको वायु की पर्याप्त मात्रा यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा निकालनी पड़ रही है बोलने में, आप भी देख लीजिएगा आंसर। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। गौ बोलने में जितना समय लगता है ख बोलने में उतने समय लगता है क्या? कोशिश करके देखिए ना, समझने का प्रयास कीजिए ना। क्यों उकताते हैं? क्यों उकताते हैं बेटा? उस दिन की कल्पना कीजिए जब आपका रिजल्ट निकलेगा और आप 450 पार होइएगा। उस खुशी के लिए इसको तो आपको अपना बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। 400 पार जाना है तो हर एक गांव, हर एक कस्बा घूमना पड़ेगा। 450 पार जाना है तो हर एक वर्ण को याद तो रखना पड़ेगा। जब 72 साल का बूढ़ा मेहनत कर सकता है तो आप तो अभी 18 के भी नहीं हुए। कीजिए ना मेहनत। महाप्राण क्या है? सब में जिसको उच्चारण में ज्यादा समय लगे। सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन आते हैं, विसर्ग आते हैं और ऊष्म व्यंजन आते हैं। द्वितीय और चतुर्थ यानी देखिए सर, द्वितीय और चतुर्थ, ये जो ख नंबर है ये दूसरा हुआ और घ नंबर है, ये चतुर्थ, द्वितीय चतुर्थ, द्वितीय चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ,
द्वितीय और चतुर्थ और द्वितीय और चतुर्थ यानी 2 पंचे 10, 10 गो तो यहां तुम आ गए। फिर तुम महाप्राण, पागलों हुए हैं सर, हम अल्प प्राण न थे, महाप्राण यहां है सर, हम यहां हैं, स और ह और विसर्ग 10 1 11 4 15, 15 महाप्राण हैं, 15 महाप्राण वर्ण हैं और इन 15 महाप्राण को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। अब स्वर तंत्री के आधार पर, स्वर तंत्री में होने वाले कंपन के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, घोष या सघोष। ये बहुत पूछा है बिहार बोर्ड में, हर बार एक क्वेश्चन जरूर रहता है, घोष या सघोष और दूसरा अघोष वर्ण। कौन कौन से सर? सभी स्वर वर्ण और तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण आते हैं, अंतस्थ आते हैं और ह आते हैं, इतने सारे वर्ण यानी जितने भी स्वर वर्ण हैं। तो 11 प्लस तीसरा चौथा और पचमा, वहां क्या था? पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा पचमा था ना, वो था अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। यहां क्या बोलता है? तीसरा चौथा पचमा हम सर घोष कहलाएंगे और जितना भी पहला दूसरा है वह क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। सर प्लीज कंफ्यूजन दूर कीजिए, कर देते हैं। क्या बोले सर? वर्ण जो है ना, वर्ण ई भी होता है अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, यही था, घोष और अघोष। अघोष सर हम कौन सर? हम सर पहला तीसरा पचमा, हम सर दूसरा चौथा, हम सर तीसरा चौथा पचमा, हम सर पहला और दूसरा। यही है 135 24 345 12, 135 24 345 और 12। याद रखिए अल्प प्राण में हर एक वर्ग का पहला तीसरा पचमा वर्ण, महाप्राण में हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, घोष में तीसरा चौथा पचमा वर्ण, अघोष में पहला और दूसरा आएगा, घोष में स्वर भी रहेगा, अल्प प्राण में भी स्वर रहेगा, यहां भी पहला में दोनों स्वर मिल गया। यही बात यहां बोल रहे हैं कि जितने भी घोष वर्ण हैं उसमें स्वर वर्ण आते हैं, उसमें तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण आते हैं, अंतस्थ आते हैं, यहां भी अंतस्थ आते थे, अल्प प्राण में भी अंतस्थ आते थे। अंतस्थ कौन है? य, र, ल और व। घोष में भी य, र, ल, व आएंगे। और कौन आएंगे? हम ह भी आएंगे सर, देखिए ना, हम ह भी आएंगे, ह आएंगे। तो भैया मेरे तीसरा चौथा पचमा, 2 पंचे 10 और कौन? 4 गो अंतस्थ और 1 गो ह, 4 1 5 10 15 25, 25 1 15, 15 10 25 1 26, 26 को घोष वर्ण है। इसी तरह से दूसरा, गलती हो गई, तीसरा चौथा पचमा 3 वर्ण ले रहे हैं तो 3 पचे 15 आएगा, 3 पचे 15, 11 स्वर वर्ण, 3 पचे 15 वर्गों के वर्ण, प्लस में अंतस्थ 4 और ह 1, 4 1 5 15 20 1 21 10 31। देखिए आंसर, प्लीज देखिए ना, शायद अल्प प्राण में भी 31 है। देखिए ना सर, घोष में भी 31 है। अल्प प्राण याद कीजिए, घोष याद हो जाएगा, महाप्राण याद कीजिए, अघोष याद हो जाएगा। भैया मोरे राजकुमार, दूसरा प्रथम और द्वितीय वर्ण
और तीनों श यानी तालव्य श, मूर्धन स, दंत स ये आसानी से निकल जाती हैं, इन्हें ही अघोष वर्ण कहते हैं। ये कितने हो गए? तो प्रथम और द्वितीय वर्ण यानी 2 पंचे 10 प्लस तीनों श यानी 3 13 अघोष है। कोई तकलीफ? वर्ण कितने हैं सर? वर्ण तो 52 हैं, लेकिन सब 52 अपने अपने काम के अनुसार अलग अलग हैं। आइए देखते हैं एक बार फिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर इन्फिनिटी बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया ये टेबल, अगर आप याद रखते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर इस सेक्शन से आएगा। और ये है उच्चारण स्थान कि सर कहां कहां उच्चारण। ये हुआ वर्ण, कौन कौन से? संवृत स्वर, हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ। अर्ध संवृत स्वर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट गए हैं। अरे मालिक आपकी उंगली के गुलाम है, नचाइए ना जैसे नचाना चाहते हैं, काहे घबराते हैं? जब हमरे ऐसा मोटा आदमी जिसके चेहरा आने से पहले कैमरा में उसका पेट आ जाता है, वो आदमी आपके सामने इतना मेहनत कर रहा है, तो आप तो फिर भी अपने अपने घरों में आराम से चादर पर लेटे बिना किसी जिम्मेदारी का एहसास कराए, इसको आपको केवल पढ़कर याद करना है। आप अगर इसको भी लिख लीजिएगा, ये भी आपके पास होगा, तो भी आप इसको अपने आराम से कागज में लिखाकर कहीं भी रूम में चिपकाइए और हमेशा देखते रहिए कि हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ को समृत स्वर कहते हैं, ए ऐ ओ औ को अर्ध समृत स्वर कहते हैं, अ को अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, आ को विवृत स्वर कहते हैं। और बिहार बोर्ड की हैसियत नहीं है, ये वीडियो में बोल रहे हैं, बिहार बोर्ड की हैसियत नहीं है कि वह ये सब क्वेश्चन पूछेगा। नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। उसे अपना रिजल्ट बनाने से मतलब है। आपका करियर बनता है बने, नहीं बनता है नहीं बने, इसमें तेरा घाटा उसका कुछ नहीं जाता। ठीक है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श व्यंजन है क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। आइए सर, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है न छ ज और झ, संघर्षी व्यंजन है। इतने तरह के व्यंजन है। इसके बाद सर ये देखिए उच्चारण, ये आपको याद करना चाहिए, ये बिहार बोर्ड पूछेगा और इसी से नंबर आएगा। ये आपको याद होना चाहिए कि अ आ कवर्ग, कवर्ग मतलब क्या? जितना भी कवर्ग में वर्ण है, क ख ग घ अंग पचो, कवर्ग विसर्ग और ह, ये सब कंठ्य वर्ण है। कंठ्य वर्ण यानी इसका क्वेश्चन पूछेगा इनका उच्चारण स्थान कहां है, तो आंसर कंठ। क बोल के देखिए ना सर, आ बोल के देखिए ना, कंठ पे जवाब पड़ेगा, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ है। तालु बिना तालु में सटाए हर्षई दीर्घई चवर्ग और य और श आप नहीं बोल सकते हैं। तालु अगर आपके मुख से निकाल दिया जाए तो आप इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकिएगा। चवर्ग में आ गए च छ ज झ य, आप बिना तालु के इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। मूर्धाक से री, टवर्ग र और श, दंत से यानी दांत से त और स और त, तवर्ग। त थ बिना दांत को, दांत में जीभ को टकराए तो बोल के देखिए तो अच्छा लगेगा। वत्स्य वर्ण ल, ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता है होठ से बोलने वाले, हर्षऊ दीर्घऊ पवर्ग, प फ ब भ म, होठ ने तो ने, हर्षऊ ऊ, जब तक मुंह ऊ ने व बिचका ने मुंह तब तक ऊ का उच्चारण होगा ने। कंठ और तालव्य मिलकर ए और ए का उच्चारण करते हैं, कंठ तालव्य मिलकर। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओठ मिलाकर ओ और औ का उच्चारण करते हैं। दंतोष्ठ यानी दंत, दांत और ओठ मिलाकर व का उच्चारण करते हैं। नासिक से पंचमाक्षर और अनुस्वार, पंचमाक्षर यानी जितने भी पंचम अक्षर हैं वर्गों के, ण त थ द ध न प फ ब भ म,
ये जितने भी पंचमाक्षर हैं ये सब नासिक से आली जिह्व वर्ण, यानी जीभ को, ये जरेफ वाले वर्ण होते हैं, यानी ऐसा उच्चारण करना है जिसमें जीभ का भी हो, क ख ज, ये जरेब वाले ज फ ख क, जिसमें घर्षण भी हो, उनके लिए आली जीभ वर्ण है। ये आपसे बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा, बाकी इतने 10 आपको याद रखने चाहिए। नींद में भी याद रखिए, आपको नंबर अच्छा आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसी आशा के साथ कि आप इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा अपना ज्ञानवर्धन किए होइएगा और शुरू से अंत तक देखे होइएगा, बीच बीच में उछल कूद कर नहीं देखे होइएगा। और इसी होप के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। व्याकरण के अगले हिस्से के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।